Hello everyone, this is उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा मैथ्स का 4th चैप्टर जो है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, हमने डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन से रिलेटेड उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, साथ ही हमने डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा वर्कशीट 1 जो कि डायरेक्ट वेरिएशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जब दो क्वांटिटीज़ कुछ इस तरह से वेरी करे कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो, या फिर अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी वाली क्वांटिटी भी डिक्रीज हो, तो उस केस में हम कहते थे कि उन क्वांटिटीज़ में डायरेक्ट वेरिएशन का केस फॉलो हो रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा वर्कशीट 1। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इफ x एंड y वैरी डायरेक्टली। यहाँ पे तुम्हें x और y दो वेरिएबल्स हैं और ये जो वैल्यूज दिए हुए हैं ये x और y की ही वैल्यूज हैं अलग अलग केस में। यानी जब x की वैल्यू 6 है तो उस केस में y की वैल्यू 18 है। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इन तीनों मिसिंग वैल्यूज को अपने मन से एक नाम दे देते हैं। क्यों देंगे नाम? क्योंकि हर बार वही मिसिंग वैल्यू को अगर हम एक ब्लैंक या बॉक्स से रिप्रेजेंट करें तो थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, है ना। यहाँ तो x की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ 2 बार y की वैल्यूज़ निकालनी है तो कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए हमने इसे अपने मन से कुछ नाम दे दिया। ठीक, अब हमने जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें देखा था कि डायरेक्ट वेरिएशन के लिए एक केस तो ये फॉलो होता है कि दोनों क्वांटिटी या तो इंक्रीज कर रही हो या डिक्रीज कर रही हो। ठीक, पर इंक्रीज डिक्रीज करने के साथ ही इंक्रीज और डिक्रीज करने का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो चारों ही केसेस में रेशियोज आएंगे ये इक्वल होंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इन चारों केसेस में से उस केस को खोजेंगे जिस केस में हमें x और y दोनों की ही वैल्यू गिवन है। ठीक, हम देख रहे हैं ना, ये 6/18 इसके भी इक्वल है, ये 6/18 इसके भी इक्वल है और यही 6/18 इसके भी इक्वल है। यानी हर बार हम इन मिसिंग टर्म वाले रेशियो को इस 6/18 से ही कंपेयर करेंगे और जो मिसिंग वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्यों हम उसे बार बार 6/18 से ही कंपेयर करेंगे, चलो ले लेते हैं, तब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। टेकिंग 6/18 इज इक्वल टू 8/p। हम क्या करते हैं, अगर हमें इस तरह से दो इक्वल रेशियोज मिलते हैं तो हम उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोई भी मिसिंग वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक, अब अगर 6/18 की जगह तुम इन दोनों को इक्वेट कर देते हो, मान लो तुमने 8/p और 12/q को इक्वेट कर दिया। अब जब तुम इन दोनों को इक्वेट करोगे ना तो तुम्हारे पास दो मिसिंग टर्म्स आ जाएंगे। कौन कौन से? एक p और q। अब तुम इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते, तुम फाइंड आउट तभी कर पाओगे कोई भी मिसिंग वैल्यू जब वहाँ पर बाकी जितने भी टर्म्स हैं उनकी वैल्यूज़ तुम्हें पता हो। तो इसलिए हम 8/p 12/q इन सब को एक एक करके 6/18 से कंपेयर करेंगे ताकि हमें हमारा जो p का वैल्यू है वो मिल सके, q r जो भी मिसिंग वैल्यूज़ हैं वो मिल सके। तो हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी 6 इंटू पी, है ना, नीचे के टर्म्स ऊपर जाएंगे एक दूसरे की तरफ और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 और 18 कट जाएगा, है ना, 6 3 जा 18। सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ p एज 24। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। q की वैल्यू के लिए अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, है ना। चलो कर लेते हैं। लास्ट वाले में किसको कंपेयर करोगे? अगेन 6/18 is being compared with r/63। दोनों ही केसेस में तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके q और r यानी जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक, चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। यहाँ पे भी x और y डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। अगेन वी विल राइट द सेम स्टेटमेंट। We can say that the ratio of x and y will be a constant which is being denoted by k।
अब ये सारी रेशियोज आपस में इक्वल में होंगी। यहाँ 10 और 5 दोनों गिवन है, यानी इन दोनों रेशियो को इक्वेट करेंगे। सो फर्स्ट केस इज टेकिंग 10/5 एंड p अपॉन 10। ठीक, इक्वेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, p की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, कर लोगे? चलो एक कर ही लेते हैं हम लोग यहाँ पर। दिस इज 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 इंटू पी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 5 है। ठीक है, मैंने बस p को इस साइड और इसको इस साइड लिख दिया है। सो दिस इज p इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट केस में हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे ना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह। ठीक, इसके बाद किससे कंपेयर करोगे? इसके बाद हम इस टर्म को इसके साथ कंपेयर करेंगे। बस अलग अलग कंपैरिजन करो और Q और R की वैल्यूज को फाइंड आउट करो, हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये थर्ड पार्ट देखो। अब इस पार्ट में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों कंफ्यूज हो जाओगे? अभी इसके पहले के क्वेश्चंस भी ऐसे ही थे, है ना। चलो पी क्यू तो हमने लिख लिया, लेकिन वहाँ पर एक ही रेशियो था जिसकी वैल्यू दी हुई है। यहाँ तो दोनों रेशियो की वैल्यू दी हुई है, तो क्या कोई डिफरेंस होगा? तो ऐसा नहीं है कि इसे देखकर कंफ्यूज हो जाना है कि अरे 2 रेशियो दे दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक रेशियोज में ही दोनों क्वांटिटी की वैल्यू, मतलब ये 6 और 15 दोनों दिया हो, या फिर सेकेंड केस में भी दोनों दिया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चारों ही आपस में इक्वल होंगे। ठीक है ना। चलो कंडीशन तुम लोग लिख लेना, स्टेटमेंट जो मैंने बताया हुआ है, हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो p है, इसे फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा था कि ये जो टर्म है, ये जो 10/p है, इसे हम कंपेयर करेंगे उस रेशियो से जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पता हो। तो यहाँ तो 2 ऐसे रेशियो है ना, तुम इसे किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये जो रेशियो है ये एक्चुअल में इन दोनों के ही इक्वल है, सब आपस में इक्वल है। ठीक, तो तुम कोई भी केस ले सकते हो। या तो तुम 6/15 को 10/p से इक्वेट करके p की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर 8/20 को 10/p से कंपेयर करके इक्वेट करके p की वैल्यू निकाल सकते हो। किसी भी केस को सॉल्व करोगे आंसर वही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25। अब यहाँ भी करके देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज 8 इंटू पी एंड दिस इज 10 इंटू 20। नाउ सॉल्विंग p वी विल गेट इट एज 25। एक्चुअल में ये सारे ही रेशियोज इक्वल है, तो p को किसी से भी इक्वेट कर दो, रिजल्ट तो वही मिलेगा। p तो वही है, p तो नहीं चेंज हो रहा, बस p को अलग अलग रेशियोज से इक्वेट कर रहे हैं। तो जब अलग अलग रेशियो से इक्वेट करें पर वो रेशियोज आपस में इक्वल हो, तो वो जो p है उसकी वैल्यू हर केस में सेम ही आएगी। क्लियर है ये क्वेश्चन? नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. So the question number 2 is 5 bags of rice weigh 150 kg. How many such bags of rice will weigh 900 kg? हमारे पास 5 bags of rice है जिनका वेट है 150 kg। अब तुम्हें बताना है कि अगर 5 बैग्स का वेट है 150 kg, तो कितने बैग्स का वेट हो जाएगा 900 kg। तो सबसे पहले ये चेक करो कि ये जो क्वांटिटीज गिवन है ये आपस में डायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं। तो अब 5 बैग था, ठीक, इस 5 बैग का वेट है 150 kg। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेट है वो बढ़ गया, तो क्या होगा? ये वेट जो बढ़ा है ये बैग्स के नंबर के इंक्रीज होने के कारण बढ़ा होगा या डिक्रीज होने के कारण? सोचो, 5 बैग्स है, उसका वेट इतना था, अब तुम नंबर ऑफ बैग्स बढ़ाओगे तभी ये वेट बढ़ेगा ना। जब वेट बढ़ रहा है तो बैग्स का नंबर भी बढ़ रहा है, यानी दोनों ही क्वांटिटीज क्या हो रही हैं? इंक्रीज हो रही हैं। यानी ये तो एक डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, और हम जानते हैं कि अगर डायरेक्ट वेरिएशन का केस गिवन हो तो जो क्वांटिटीज होती हैं उनका रेशियो सेम होता है। क्लियर है? अब हम इसे कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। ठीक, तो हमें नंबर ऑफ बैग्स बताना है, ठीक है, जिनका वेट 900 kg होगा। लेट द नंबर ऑफ बैग्स बी x। अब हम टेबल ड्रॉ करेंगे,
ठीक, उस टेबल में हम बाकी क्वांटिटीज़ लिखेंगे। इस टेबल में हम वो दोनों क्वांटिटीज़ डिनोट करेंगे जो क्वांटिटीज़ हमें गिवन है। क्या क्या गिवन है? एक तो है बैग्स का नंबर, ठीक, नंबर ऑफ बैग्स ऑफ राइस भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ बैग्स भी लिख सकते हो। नाउ द सेकेंड थिंग इज वेट ऑफ बैग्स या फिर वेट ऑफ राइस, ठीक। सो द वेट ऑफ राइस, इनफैक्ट वेट ऑफ राइस बैग्स कर दो, है ना, राइस का वेट नहीं दिया है, राइस जिन बैग्स में है उन बैग्स का वेट दिया हुआ है। सो इन फर्स्ट केस द नंबर ऑफ बैग इज 5 एंड द वेट ऑफ बैग्स इज 150 kg, ठीक। यहाँ पे इन kg भी लिख देना इसी बॉक्स में, ठीक है, दिस इज इन kg, ठीक। नाउ द सेकेंड केस इज यू डोंट नो द नंबर ऑफ बैग्स, लेकिन यहाँ हमने एज्यूम किया है कि जो नंबर ऑफ बैग्स होंगे वो x होंगे। अब क्या करेंगे? लिखेंगे कि x बैग्स का वेट कितना है, 900 kg, ठीक। नाउ वी नो दैट दीज क्वांटिटीज वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर, सो इन केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन वी कैन से द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज विल बी इक्वल। तो कैसे क्या करेंगे? हम इसे इक्वेट करेंगे इन्हें, और ये इक्वेट करके हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे हमने अभी अभी सॉल्व किया ना, सॉरी दिस विल बी इक्वल, जैसे हमने टेबल वाले क्वेश्चन में उन्हें इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल उसी तरह से हम इस क्वेश्चन में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके और डायरेक्ट वेरिएशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। सो दिस विल बी 5 × 900 अपॉन 150। बस सॉल्व कर लो, दिस विल बी कैंसल आउट, 15 6 जा 90 एंड 5 6 जा इज 30, सो दैट मीन्स द नंबर ऑफ बैग्स विच विल बी 900 kgs इज 30, ठीक है। चलो स्टेटमेंट लिख लो, देयरफॉर 30, बस यही स्टेटमेंट कॉपी कर देना होता है, ठीक है। देयरफॉर 30 बैग्स ऑफ राइस विल वे 900 kg है ना वेट, सो दे विल वे 900 kgs। क्लियर है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ सुगर्स इज ₹54। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ सुगर? 3 kg ऑफ सुगर का कॉस्ट है 54, तो 15 kg ऑफ सुगर का कॉस्ट कितना होगा? अब यहाँ पे जो क्वांटिटी है सुगर की वो बढ़ रही है, जब शुगर की क्वांटिटी बढ़ रही है तो जो अमाउंट है पैसे का वो भी तो बढ़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम जाओगे और शॉपकीपर तुमको 3 kg ऑफ शुगर के प्राइस में ही 15 kg शुगर दे देगा। वो तुम्हारा दोस्त तो है नहीं कि आओ आओ तुमको मैं एक्स्ट्रा शुगर दे देता हूँ इतने में ही, नहीं ना। जब तुम 3 kg से 15 kg ऑफ शुगर की क्वांटिटी बढ़ा दोगे तो वो जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे? टेबल ड्रॉ करेंगे, है ना। चलो सबसे पहले तो देख लेते हैं, फाइंड आउट क्या करना है। लेट द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ शुगर इज ₹x, ठीक। सो क्या था फर्स्ट केस में कॉस्ट? सो फर्स्ट केस में कॉस्ट था 54, ठीक। वेट कितना था? 3 kg। नेक्स्ट केस में कॉस्ट कितना है हमें नहीं पता, हमने उसे x मान लिया है, और वेट कितना है 15 kg। क्लियर है। क्या करेंगे? अब हम जानते हैं कि ये डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, दैट मीन्स 54 अपॉन 3 विल बी इक्वल टू x अपॉन 15। सो दिस इज 54 × 15 अपॉन 3 एंड दिस इज x। चलो अब कैंसिल आउट करो, देखो 5 टाइम्स कट जाएगा, है ना, 3 5 या 15, so x will be 54 × 5, that is मल्टीप्लाई करोगे you will get your result as 270, और हमें क्या निकालना था? कॉस्ट निकालना था, so the result will be in rupees, ठीक। the cost of 15 kg of sugar is ₹270। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है एंड में ये फाइनल स्टेटमेंट लिखना होता है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। A motorboat covers 20 km in 4 hours. What distance will it cover in 7 hours? Speed remaining the same.
इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक मोटर बोट है जो 4 आवर्स में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक, अब तुम्हें क्वेश्चन में बताना है कि ये मोटर बोट 7 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो स्पीड सेम है। ठीक, 4 घंटे चली थी तब भी उसी स्पीड से चली थी मोटर बोट, और जब 7 आवर्स चल रही है तो भी उसका स्पीड सेम है। गिवन है ना, स्पीड इज सेम। तो चलो सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। तो लिख लेते हैं लेट द डिस्टेंस कवर्ड बी एक्स। किलोमीटर में है ना, तो मान लेते हैं x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। यहाँ पे क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है, तो एक क्वांटिटी गिवन है हमारा डिस्टेंस और एक है टाइम। ठीक, सो द डिस्टेंस कवर्ड इज कवर्ड इन किलोमीटर एंड टाइम इज इन आवर्स, है ना, आवर में दिया हुआ है। सो डिस्टेंस कितना कवर हुआ है फर्स्ट केस में 20 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा 4 आवर। ठीक, अब डिस्टेंस बताना है इन 7 आवर्स। अब हमें पता है ये तो डायरेक्टली वेरी कर रही है, यानी इनका जो रेशियो है वो सेम हो जाएगा। ठीक, चलो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या 20 और 5 देखो कैंसिल आउट भी हो रहा है ना, दिस इज 5, सो x विल बी नाउ 5 into 7, that is 35 hours. So the final statement will be the motor boat will cover 35, okay, distance find out करना था ना, so this is in kilometer, so the motor boat will cover 35 kilometer in 7 hours. तो ये था हमारा आज के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, हमारे डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तुम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस को ट्राई करना, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करें तो तुम लोगों को बेसिकली और कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा ना। अगर क्वेश्चंस पहले से खुद से किए रहोगे तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को बस चेक करना होगा कि तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चंस को ट्राई करो। हम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के लास्ट तक के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।